बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री फोटोकेमिस्ट्री के लेक्चर 2 में हम बात करेंगे जैबलोंस्की डायग्राम। जैबलोंस्की डायग्राम, जब कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है तो उत्तेजित अवस्था में जाकर विभिन्न प्रक्रमों द्वारा वापस मूल अवस्था में आता है। इस दौरान जो प्रक्रम होते हैं उनकी हम बात करेंगे। एक तो होते विकिरण रहित उत्सर्जन, एक विकिरण वाले उत्सर्जन। उनमें मुख्यतः हम पढ़ने वाले हैं फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति, फॉस्फोरेंस स्फुरदीप्ति, क्वांटम यील्ड क्वांटम दक्षता ज़्यादा क्यों होती है, कम क्यों होती है, क्वांटम दक्षता को मापने के जो विधियां हैं, इन सब के बारे में हम इस लेक्चर 2 में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तेजित अवस्था में घटने वाले या होने वाले विभिन्न प्रक्रमों को दर्शाने वाले जैबलोंस्की डायग्राम या आरेख। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः चमकते रहते हैं। प्रकाश को हटाने के बाद वो उनकी चमक गायब हो जाती है, तुरंत सामान्य हो जाते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन पर प्रकाश पड़ने पर और प्रकाश स्रोत को हटाने के बाद भी वो कुछ समय तक उनमें चमक बनी रहती है, उसे फॉस्फोरेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। इन दोनों प्रक्रमों को हम जैबलोंस्की डायग्राम के माध्यम से ही समझने वाले हैं। जब सामान्यतः अणुओं में निम्नतम अवस्था में होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो ऊर्जा पाकर उच्चतम अवस्था में जाते हैं, क्वांटा ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन, पहले एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो युग्मित हैं, ऊर्जा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत एवं समानांतर हो सकता है। इस आधार पर परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख को हम जैबलोंस्की डायग्राम कहते हैं। इससे हम देखेंगे क्या क्या होता है। यहाँ देखिए, ये निम्नतम अवस्था जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित है, दोनों युग्मित है तो इसकी स्पिन 0 होगी। अब ये प्रकाश h न्यू क्वांटा इसने अवशोषित किया, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि उच्चतम अवस्था में जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन दोनों के विपरीत चक्रण भी हो सकता है और समान चक्रण भी हो सकता है। अगर विपरीत चक्रण है तो वापस स्पिन 0 होगी और उसकी मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1। 2s+1 जहाँ स्पिन क्या है, s स्पिन क्वांटम नंबर है। s बराबर 0 रख दें। दोनों की अगर स्पिन क्या है, अपोजिट है, जैसे इसमें है, एक की प्लस हाफ दूसरे की माइनस हाफ, तो 0 हो गई। 0 रखी, 2 × 0 + 1 = 1। इसको कहते हैं सिंगलेट। बहुलकता क्या हुई इसकी, सिंगलेट या एकक। फिर हम नीचे वाला ये लेते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन उत्तेजित होने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन समानांतर हो, एक ही दिशा में हो। इसकी भी प्लस हाफ तो इसकी भी प्लस हाफ, मतलब 1। s बराबर 1 हो गया तो मल्टीप्लिसिटी हो गई 2s+1। 2 × 1 + 1 = 3। तो ये कौन सी बहुलकता होगी, ट्रिपलेट। इस तरह से सिंगलेट और ट्रिपलेट 2 अवस्थाएं हम इसमें पढ़ने वाले हैं, s और t। अब 2 सिस्टम हो गए हमारे पास, एक सिंगलेट वाला सिस्टम, एक ट्रिपलेट वाला। जब इलेक्ट्रॉन इंटरनल कन्वर्जन की बात करेंगे तो सिंगलेट से सिंगलेट में ही जाएगा, और इंटर सिस्टम कन्वर्जन की बात करें तो सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट में जाएगा। ये डायग्राम है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इसमें ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। इसमें ये S0, जब इलेक्ट्रॉन दोनों युग्मित होते हैं और निम्नतम अवस्था में होते हैं, इसके बाद उत्तेजित कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके S1, फिर उससे जाते हैं S2, फिर S3। इसी तरह से ये ऊर्जा के क्रम का अवशोषण के आधार पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचते जाते हैं।
अब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में पहुंचने के बाद हो सकता है ये ट्रिपलेट में भी चले जाए। तो ये T1, T2 और T3 सिंगलेट और ट्रिपलेट किस आधार पर बताई थी? इनकी स्पिन या बहुलकता के आधार पर बताई थी। सिंगलेट में तो युग्मित होते हैं और इसमें समानांतर या अयुग्मित होते हैं। चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब ये जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन है ये अगर S3 से S2 में आता है, यानी कि सेम स्पिन है, सेम मल्टीप्लिसिटी है, तो इसको कहेंगे इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक परिवर्तन। S2 से S1 में आता है तो भी इंटरनल कन्वर्जन है। इसी तरह से अगर उत्तेजित इलेक्ट्रॉन S3 में चला जाता है और S3 से किस में आता है? T3 में। देखिए S3 की ऊर्जा ज़्यादा होगी, T3 की ऊर्जा कम होगी। जैसे जैसे स्पिन की बहुलकता बढ़ती है ऊर्जा कम रहती है। तो S3 से अगर इलेक्ट्रॉन T3 में आता है तो ये इंटर सिस्टम कन्वर्जन, अंतः तंत्र परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह से S2 से T2 में आता है तो ये इंटर सिस्टम कन्वर्जन कहलाता है। ये हो गया। और अगर T3 से T2, T2 से T1 में आता है तो ये IC इंटरनल कन्वर्जन, आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब दो बात है, दो फ्लोर है, एक S1 है। S1 से इलेक्ट्रॉन S0 में आता है तो इसे कहते हैं फ्लोरोसेंस। इसे कहते हैं फ्लोरोसेंस, प्रतिदीप्ति। अर्थात ये जो S1 से S0 में इलेक्ट्रॉन जब आता है तो प्रकाश स्रोत के तुरंत बाद चमक गायब हो जाती है। जबकि T1 से इलेक्ट्रॉन S0 में आता है, T1 से किस में आता है? S0 में आता है। ग्राउंड स्टेट को S0 ही रहेगी हमेशा। T1 से अगर S0 में आता है इसको कहते हैं फॉस्फोरेंस, स्फुरदीप्ति। ये स्फुरदीप्ति प्रकाश स्रोत को हटाने के बाद भी कुछ समय तक बनी रहती है। ये सब परिवर्तन हम पढ़ेंगे। जब संक्रमण S3 से S2, S2 से S1 में संपन्न होता है तो इसे आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तनों में किसी प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता, रेडिएशन नहीं होती, इसलिए इसे विकिरण रेस, नॉन रेडिएटिव प्रक्रम भी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है नॉन रेडिएटिव प्रक्रम या विकिरण रहित प्रक्रम कौन कौन से होते हैं, तो जितने भी IC है S3 से S2, S2 से S1 ये नॉन रेडिएटिव है। जबकि S3 से T3, S2 से T2, S1 से T1 ये प्रक्रम भी अंतर तंत्र क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम कन्वर्जन क्रॉसिंग कहलाती है। ये प्रक्रम भी नॉन रेडिएटिव या विकिरण रहित होते हैं। तो विकिरण किन में उत्सर्जित होती है? विकिरण केवल जो फ्लोरोसेंस और फास्फोरेंस होती है उन प्रक्रमों में उत्सर्जित होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में आता है तो उसे फ्लोरोसेंस कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन T1 से S0 में आता है तो इसे कहते हैं फॉस्फोरेंस। इन दोनों प्रक्रमों के दौरान विकिरण का उत्सर्जन होता है, इसलिए इन्हें रेडिएटिव प्रोसेस भी कहते हैं। तो परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडिएटिव प्रोसेस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझाइए। नॉन रेडिएटिव या विकिरण रहित कौन कौन से होते हैं इनके बारे में समझाइए। तो ये हम ध्यान से समझ चुके हैं। नॉन रेडिएटिव या विकिरण रहित प्रोसेस केवल दो है, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेंस। फ्लोरोसेंस क्या था? S1 से S0 में इलेक्ट्रॉन आता है, फ्लोरोसेंस है प्रतिदीप्ति, इसकी चमक तुरंत गायब होती है। फॉस्फोरेंस स्फुरदीप्ति, जब इलेक्ट्रॉन T1 से S0 में आता है तो ये स्फुरदीप्ति या फॉस्फोरेंस कहलाता है, इसकी चमक कुछ समय तक बनी रहती है। ये विकिरण वाले या रेडिएटिव प्रोसेस है। जबकि विकिरण रहित प्रोसेस है, बाकी सब प्रोसेस विकिरण रहित है, चाहे वो इंटरनल सिस्टम कन्वर्जन IC हो या इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग ISC हो। फ्लोरोसेंस प्रतिदीप्ति की हम बात करें, जब इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में संक्रमण होता है इसे फ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस में विकिरण उत्सर्जित होती है, H क्वांटा उत्सर्जित होता है। फॉस्फोरेंस या स्फुरदीप्ति, जब संक्रमण T1 से S0 में होता है तो विकिरण उत्सर्जित होता है, स्फुरदीप्ति कहते हैं। ये क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता, किसी भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अवशोषित होने वाली ऊर्जा के प्रत्येक क्वांटा से कितने रासायनिक
अणुओं की संख्या होती है उसको क्वांटा दक्षता कहते हैं। अर्थात किसी भी समय भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और अवशोषित क्वांटा की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? क्वांटम दक्षता। इसका मान 0 से लेकर 10⁶ तक हो सकता है। कुछ अभिक्रियाएं H2+Br HBr के निर्माण के दौरान क्वांटम दक्षता 0 या निम्न प्राप्त होती है। इस श्रृंखला अभिक्रिया इसमें उत्पाद HBr द्वारा संदमन होने के कारण क्वांटम लब्धि 0 होती है। दूसरा है H2+Cl2 H2HCl का निर्माण श्रृंखला अभिक्रिया है, लेकिन इसमें उत्पाद संदमन नहीं होता है, इसलिए अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि बहुत उच्च होती है, 10⁶ होती है। उच्च क्वांटम लब्धि होने वाली अभिक्रियाओं के कारण सामान्यतः एक फोटोन अवशोषित होने के बाद वही फोटोन द्वितीयक अणु, तृतीयक अणु, चतुर्थ, इस तरह से श्रृंखला अभिक्रिया होती है और एक ही फोटोन अवशोषित होकर बहुत सारे अणु उत्तेजित हो जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। कई गुणा फोटोनों की संख्या का अनुपात होता है, इसलिए इसे उच्च क्वांटम लब्धि होती है। निम्न क्वांटम लब्धि के कारण ऐसी परिस्थितियों में फोटोन अवशोषित होने के बाद अणु से क्रिया नहीं कर पाते हैं और अणु को क्रिया करने के लिए अधिक फोटोनों की आवश्यकता होती है, तो क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या कम रह जाती है और अवशोषित फोटोनों की संख्या ज़्यादा होती है। इस तरह से अवशोषित ये HBr के निर्माण के दौरान क्वांटम लब्धि का प्रायोगिक निर्धारण है। क्वांटम लब्धि के प्रायोगिक निर्धारण के लिए निम्न विधियां हैं: रासायनिक एक्टिनोमीटर, रेडियो माइक्रोमीटर, प्रकाश विद्युत सेल, थर्मोफाइल, गाइगर मूलर काउंटर। रासायनिक एक्टिनोमीटर, इसमें गैसीय मिश्रण का विलयन लेते हैं और प्रकाश रासायनिक जब विक्रिया संपन्न होती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, इससे ज्ञात कर लेते हैं। जैसे ये यूरेनाइल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर, ये यूरेनाइल है UO2+2, इसमें ऑक्जेलिक एसिड HNU, CO+CO2 H2O UO2 ऑक्जेलिक अम्ल का विघटन होकर KMnO के साथ अनुमापन किया जाता है। इसके आधार पर ये ज्ञात कर ली जाती है। थर्मोपाइल, इसमें भिन्न भिन्न धातुओं की 2 प्लेटें लेते हैं, गैल्वेनोमीटर से जुड़ी रहती है और एक लेंथ ब्लैक और प्लेटिनम ब्लैक से जोड़ दिया जाता है। थर्मोपाइल कहते हैं। क्वार्ट्ज के पात्र में इसको रखा जाता है। ये इसका चित्र है। प्रकाश की उपस्थिति में ऊर्जा का अवशोषण क्वांटा माप लिया जाता है। प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं या ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रम। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं होती, इसलिए उनको कराने के लिए उनमें अशुद्धियां डालते हैं, उसको संवेदनशील बनाया जाता है। ये प्रकाश संवेदी अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे H2 से हमें 2H बनाना है, तो ये अभिक्रिया संवेदनशील नहीं है प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इसमें मरकरी अशुद्धि मिलाते हैं और मरकरी के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण H2 में होता है। H2 अणु का बॉन्ड टूटता है और 2H का निर्माण होता है। कैसे होती है? सबसे पहले Hg का अणु है, शुद्धि का धातु अणु, वो प्रकाश का क्वांटा अवशोषित कर लेता है और उत्तेजित अवस्था में Hg बनाता है। ये Hg जब H2 से क्रिया करता है तो H2 और Hg बन जाता है। ये H2 जब उत्पाद में H2 में बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।